जॉइंट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में, जो कि हमारी एचएपी नहीं बल्कि हमारी पूरी बायोलॉजी ब्रांच का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। तो अगर आपको सेल के बारे में पहले से थोड़ा बहुत पता है तो भी आपको आज की वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, और अगर कुछ भी नहीं पता है तो सब कुछ यहाँ पे आज की वीडियो के बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे सेल की डेफिनेशन के बारे में, तो यार हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सेल हमारी बॉडी की सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। बट यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से मतलब क्या होता है? तो देखो यार, हमारी बॉडी के यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे वो आउटर स्ट्रक्चर हो या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर हो। लाइक आउटर स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी बॉडी का जैसे यहाँ पे हाथ हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया, नाक हो गया, आंख हो गई, ठीक है। या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, किडनी हो गया, लिवर हो गया। तो यहाँ पे इन सबका जो भी स्ट्रक्चर होता है और इनका जो भी फंक्शन होता है, लाइक अगर फंक्शन की भी बात करें तो जो हम लोग यहाँ पे चलने का काम करते हैं, दौड़ने का, बोलने का, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनल फंक्शन की बात करें तो जो हमारा हार्ट यहाँ पे ब्लड पंप कर रहा है, किडनी यहाँ पे फिल्टर कर रही है, और लिवर यहाँ पे जो है हमारा रेस्पिरेशन का काम कर रहा है। तो ये सारी जो भी फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, आप बस इतना समझो कि हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो आउटर हो चाहे इंटरनल हो, और जो भी फंक्शन है, ठीक है, चाहे हम लोग जो है ऊपर से कर रहे हो चाहे हमारी बॉडी के अंदर चल रहे हो, तो उन सबकी जो सबसे बेसिक यूनिट है वो हमारी सेल होती है। यानी सिंपली बात करें तो यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो यहाँ पे सेल से मिलकर ही बने हुए हैं, और हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन है वो भी यहाँ पे सेल के द्वारा ही परफॉर्म किए जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे फंक्शंस परफॉर्म तो अलग अलग ऑर्गन्स करते हैं, लेकिन उन सबके अंदर होती तो सेल ही है। यानी कि सिंपली बात करें तो हमारी बॉडी का पूरा यहाँ पे बेसिक यूनिट होती है सेल, ठीक है। तो देखो इसको आप लोग इस तरह समझ सकते हो कि हमारा जो घर होता है, ठीक है, तो उसकी सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? यानी हमारा पूरा घर किससे मिलकर बना होता है? ईंटों से मिलकर बना होता है। तो उसी तरीके से जो हमारी पूरी बॉडी होती है वो यहाँ पे सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। यानी सेल यहाँ पे जो है पहले टिश्यू में कंबाइन करते हैं, फिर टिश्यू यहाँ पे ऑर्गन कंबाइन करते हैं, फिर ऑर्गन्स मिलकर हमारी बॉडी बनाते हैं। अब देखो इसको आप लोग इस तरह समझ सकते हो कि जैसे हमारा जो घर होता है, ठीक है, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है? सबसे पहले उसमें यहाँ पे ईंटें होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कई सारे ईंटें मिलकर हमारी क्या करते हैं? एक दीवार का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर कई सारी दीवारें मिलकर हमारे यहाँ पे रूम का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 2-3 कमरे मिलके हमारे पूरे घर का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारी सेल होती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे कंबाइन होकर यहाँ पे क्या बनाती है? टिश्यू, ठीक है। और टिश्यू यहाँ पे कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और कई सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? हमारी जो पूरी बॉडी होती है उसको बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग जो है सेल को समझ सकते हो। तो देखो हमारी बॉडी का जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या हुआ? वो हमारा सेल हुआ, ठीक है। अब देखो सेल को यहाँ पे सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, लेकिन इन्होंने जो सेल डिस्कवर की थी वो यहाँ पे डेड सेल थी। तो जो हमारी फर्स्ट लिविंग सेल है उसको डिस्कवर करने का अवार्ड जाता है एंटोन वॉन लेवेनहुक को, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे पूछे कि सेल को डिस्कवर किसने किया था, तो डिस्कवर यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने किया था। भले यहाँ पे डेड सेल थी बट सेल को डिस्कवर या फिर नेम, यानी कि सेल को सबसे पहले नाम भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है। अब देखो जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर यहाँ पे 200 से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप्स की सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और जो हमारी सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की स्टडी होती है, यानी सेल का यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है और क्या फंक्शंस है, उनकी जो स्टडी करते हैं हम लोग, उसको हम लोग जो है सेल बायोलॉजी के अंदर करते हैं, या फिर इसी को हम लोग जो है साइटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अब देखो इसको साइटोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा सेल है उसका बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको साइटोलॉजी भी बोला जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सेल के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखो जो हमारी सेल होती है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है हमारी सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारी जो सेल होती है उसकी सबसे आउटर लेयर होती है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर की लेयर आपको दिख रही है, यानी जो हमारे सेल को शेप दे रही है, वो क्या होती है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और उसके बाद इसके अंदर हमें जो है कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इन्हीं सबको अभी हम लोग जो है बहुत ही डिटेल में एक एक करके देखेंगे, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। लाइक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। तो ये सारे हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो हमें सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। और अब हम लोग इनको यहाँ पे एक एक करके बहुत ही डिटेल में अच्छे से देखते हैं। तो जो हमारी सेल होती है उसको हम लोग यहाँ पे 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो हमारी सेल की आउटर कवरिंग होती है, और दूसरा हो गया हमारा सेल ऑर्गेनेल्स, यानी सेल के अंदर हमें जो भी चीजें देखने को मिलती हैं, लाइक हमारा साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, जिसको हम लोगों ने अभी देखा था। तो इनको अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके डिटेल में अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो इसको हम लोग यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। और ये यहाँ पे एक थिन, फ्लेक्सिबल और इलास्टिक बैरियर होता है जो हमारे सेल के इंटरनल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, जिनको हम लोगों ने देखा था, उसको जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करने का काम करता है, यानी सेपरेट करने का काम करता है। अब देखो इसको आप लोग कुछ इस तरह समझ सकते हो कि जैसे हमारी सेल है, ठीक है, तो सेल का हमारा क्या होता है? ये एक्सटर्नल कवरिंग होती है, यानी हमारी सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या करता है? तो हमारी सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक हम लोगों ने देखा था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गए, ठीक है, और जो भी है, ठीक है, तो इनको यहाँ पे क्या करता है कि जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है,
यानी कि सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे यहाँ पे इसको सेपरेट करता है। देखो यहाँ पे इससे सेपरेट हो रहे हैं ना, ये यहाँ पे एक्सटर्नल अलग हो गया, इंटरनल यहाँ पे अलग हो गए, तो यहाँ पे इसने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट करने का काम किया। अब देखो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो यहाँ पे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये अपने अंदर से सिर्फ कुछ सब्सटेंस को अलाउ करती है पास होने के लिए। यानी इसको आप लोग इस तरह समझ सकते हो कि जो हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी इसके अंदर सारे सब्सटेंस नहीं अंदर आ सकते हैं। जिनको ये चाहेगी उनको अलाउ करेगी और जिनको नहीं चाहेगी उनको यहाँ पे अपने अंदर या फिर बाहर जाने को नहीं अलाउ करेगी। तो यहाँ पे अलाउ किसको करती है, जो यहाँ पे बहुत ही स्मॉल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, और जो हमारी गैसेज होती है, लाइक हमारा O2 हो गया, CO2 हो गया, ठीक है, तो इनको तो यहाँ पे अलाउ कर देती है। लेकिन जो हमारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स या फिर सब्सटेंस हो गए, लाइक हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, ऑयल हो गया, फैट हो गया, तो इन सबको यहाँ पे अलाउ नहीं करती है, ठीक है। तो इनका भी मूवमेंट हालांकि हो जाता है, उसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि कुछ यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और कुछ चैनल्स होते हैं जो यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो खैर वो अलग टॉपिक है, उसको हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो यहाँ पे प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, जिसमें हमारा प्रोटीन जो है सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिपिड होता है और कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में होता है, यानी कि सिर्फ 1 से 2% पार्ट ही हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। और यहाँ पे लिपिड्स में भी जो हमारा फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है, वो यहाँ पे 75% पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो देखो जो हमारा मेन जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो उसकी जो एक्सटर्नल लेयर होती है वो यहाँ पे बेसिकली फॉस्फोलिपिड से ही मिलकर बनी होती है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अब हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो यहाँ पे बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है, यानी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमें फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फॉस्फोलिपिड होता है तो इसमें बेसिकली यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा हेड पार्ट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा टेल पार्ट। तो इसमें जो हमारा हेड पार्ट होता है ये यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है, ठीक है, और जो हमारा टेल पार्ट होता है ये हमारा 2 फैटी एसिड्स की चेन से मिलकर बना होता है। तो हेड पार्ट है, ठीक है, तो ये यहाँ पे हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो टेल पार्ट है ये यहाँ पे हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, या फिर इसको आप लोग जो है लाइपोफिलिक नेचर का भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक क्या होते हैं इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, और फिलिक मतलब क्या होता है, फिलिक मतलब यहाँ पे होता है लवर, यानी कि हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि ये यहाँ पे वाटर लविंग होते हैं, यानी कि ये यहाँ पे वाटर में बहुत ही आराम से डिजॉल्व हो सकते हैं। और यहाँ पे जो टेल है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक। तो फोबिक का मतलब क्या होता है, फोबिया, फोबिया मतलब क्या होता है, डर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वाटर हेटिंग नेचर के होते हैं, यानी कि ये यहाँ पे वाटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और वाटर को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते कि इनके आसपास भी दिखे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होती है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। तो इसी से हम लोग जो है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बेसिक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो बाई लेयर हमें यहाँ पे कैसे देखने को मिलती है, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऊपर जो है फॉस्फोलिपिड देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखो इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे बना के देख लेते हैं, बाकी अभी फिगर बना हुआ है। और हमारा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है। और ये देखो हमें यहाँ पे ऊपर भी फॉस्फोलिपिड देखने को मिल रहा है, नीचे भी फॉस्फोलिपिड देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, बाई लेयर, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो आई होप कि यार आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। और जैसा हम लोगों ने देखा था कि हेड यहाँ पे क्या होता है फॉस्फोलिपिड का, हाइड्रोफिलिक, और टेल यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोफोबिक या फिर लाइपोफिलिक। अच्छा लाइपो का मतलब क्या होता है, ऑयल, ठीक है। तो देखो जो हमारा यहाँ पे टेल है वो वाटर को तो हेट करता है लेकिन ऑयल को यहाँ पे लव करता है, यानी कि अगर कोई ऑयली सब्सटेंस है तो उसको यहाँ पे अपने अंदर जो है ये अलाउ कर देता है कि उसके अंदर यहाँ पे मूवमेंट कर सकता है। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर भी आप लोगों को फॉस्फोलिपिड देखने को मिल रहे हैं, नीचे भी आप लोगों को फॉस्फोलिपिड देखने को मिल रहे हैं। अब देखो बीच बीच में यहाँ पे क्या है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो ब्लैक पार्ट है, ठीक है, ये होता है प्रोटीन, ठीक है, और ये जो आप लोग को बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है हमारा मेम्ब्रेन चैनल। तो यार यहाँ पे मेम्ब्रेन चैनल का क्या काम होता है उसको हम लोग यहाँ पे अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं, तो देखो अभी आप लोग बस थोड़ा शॉर्ट में ये समझ लो कि जो प्रोटीन्स आप लोग को ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि जो ऊपर फंसे हुए हैं इसको यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, और जो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फंसे हुए हैं उनको हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अब देखो अभी आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत हो, अगले लेक्चर में हम लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे कि यहाँ पे प्रोटीन्स का क्या काम होता है और मेम्ब्रेन चैनल्स यहाँ पे क्यों प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे क्या क्या काम करती है। तो सबसे पहले करती है प्रोटेक्शन ऑफ सेल। तो यार बहुत ही सिंपल है, ये हमारी सेल की सबसे ऊपरी लेयर होती है, तो सेल को प्रोटेक्ट करने का काम यही तो करेगी। और उसके बाद बात करें तो ये यहाँ पे एक बैरियर की तरह भी काम करती है, जो कि सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म से अलग करता है। तो इसको हम लोगों ने जैसा देखा था तो आप लोग समझ गए होंगे। और उसके बाद बात करें तो ये यहाँ पे जो है सेल को एक स्पेसिफिक शेप देने का काम भी करती है। तो यार आप लोग को पता है कि ये सबसे ऊपरी लेयर है, तो जैसा इसका शेप होगा वही हमारे सेल का शेप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या करती है, रेगुलेट एंड कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। तो यार यहाँ पे सेल में अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर जो भी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, ठीक है, तो उसको रेगुलेट एंड कंट्रोल करने का काम भी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। और उसके बाद बात करें तो जैसा हम लोगों ने देखा था कि ये यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे जो कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे सेल को हार्म कर सकते हैं, उसको यहाँ पे प्रिवेंट करती है, उनके मूवमेंट को यहाँ पे नहीं होने देती है। यानी बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है, जो अगर सेल के अंदर पहुंच गए तो सेल को हार्म कर सकते हैं, तो उनके मूवमेंट को यहाँ पे ये प्रिवेंट कर देता है, यानी होने ही नहीं देता है।
तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, यानी कि जो हमारा सेल होता है उसके अंदर यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो देखो यार, जो हमारा सेल होता है उसमें जो हमारा न्यूक्लियस होता है वहां से लेके और हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहां तक का जो पूरा एरिया होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म से कवर होता है। साइटोप्लाज्म बेसिकली हमारा होता क्या है, ये हमारा एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो यहाँ पे न्यूक्लियस से लेके और हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक प्रेजेंट होता है। यानी सिंपली बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और ऊपर की लेयर हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। देखो यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये पूरा एरिया है, ठीक है, ये पूरा जो सेल है जिसमें यहाँ पे सारे अदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये हमारी बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होती है। यानी साइटोप्लाज्म हमारा पूरा सेल को कवर किया होता है, ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली ये हमारा जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे साइटोप्लाज्म की, तो इसका भी जो यहाँ पे फ्लूइड पोर्शन होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे साइटोसोल के नाम से भी जान सकते हैं। और ये हमारा जो है कंटेन करता है 75 to 90% वाटर, यानी कि जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारा लिक्विड होता है, यानी कि जो हमारा साइटोप्लाज्म का फ्लूइड पोर्शन होता है वो हमारा 75 से 90% जो है वाटर होता है। और उसके बाद जो बाकी 10% होता है उसमें हमारे आयंस आ जाते हैं, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड डिफरेंट इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड सब्सटेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे राइबोसोम के बारे में, तो जो हमारा सेल होता है, ठीक है, तो उस पूरे सेल में यहाँ पे जो है ग्रेन्यूल्स फॉर्म में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बिंदी बिंदी के टाइप में यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर आप लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा पहले भी, ठीक है, या फिर बुक में आप लोग जाके देखोगे तो ये चीज आप लोग को देखेगा। तो ये जो होते हैं ना, ये जो ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, बिंदी वाले, तो इन्हीं को हम लोग यहाँ पे राइबोसोम कहते हैं। तो राइबोसोम यहाँ पे क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, यानी सिंपली आप लोग कह सकते हो कि ये हमारे प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं बॉडी के अंदर, और इसीलिए इनको जो है प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और ये यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा फ्री राइबोसोम, यानी कि जैसा हम लोगों ने अभी देखा था कि जो हमारे पूरे सेल में यहाँ पे फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी जो प्रेजेंट फ्रीली इन साइटोसोल। और दूसरा होता है हमारा मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। तो देखो ये यहाँ पे क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है अटैच्ड होते हैं। तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अच्छे से देख लेते हैं। तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये यहाँ पे मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क होता है, ठीक है, जो यहाँ पे न्यूक्लियस से अटैच होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसी से यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ होता है। और हमारे सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो देखो इसको आप लोग ऐसे समझो कि हमारी सेल के अंदर, ठीक है, जो भी चीजें बनती हैं वो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर बनती हैं। तो न्यूक्लियस से जुड़ा कौन हुआ है, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो इसको आप लोग थोड़ा यहाँ पे अच्छे से देखो, तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोग देख रहे हो कि न्यूक्लियस से अटैच्ड है। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारी जो भी चीजों का फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू हमारे पूरे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, यानी कि सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स है, यानी जो भी रिक्वायरमेंट होती है सेल के अदर ऑर्गेनल्स को, उसको यहाँ पे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है पहुंचाने का काम करता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो स्मूथ और रफ, जैसा कि हम लोगों ने अभी राइबोसोम में देखा था कि जो हमारा दूसरा राइबोसोम था वो क्या था, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। तो वो यहाँ पे क्या था कि अटैच था किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें यहाँ पे राइबोसोम जुड़ा हुआ होता है वो होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें यहाँ पे राइबोसोम नहीं जुड़े हुए होते हैं वो होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और राइबोसोम में भी जो हम लोगों ने दूसरा टाइप देखा था वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो जो स्टार्टिंग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो यहाँ पे न्यूक्लियस से अटैच होता है वो यहाँ पे रफ होता है, ठीक है, और वही आगे जाके यहाँ पे स्मूथ में कन्वर्ट हो जाता है। देखो स्मूथ और रफ में बहुत ही सिंपल बात है कि इस रफ वाले में क्या होगा, यहाँ पे आप लोग को राइबोसोम जुड़े हुए देखने को मिलेंगे। ये जो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में आप लोग को दिख रहे हैं ये हमारे राइबोसोम है। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये जुड़े हुए होते हैं वो हमारा रफ हो जाता है, और जिसमें नहीं होता है वो हमारा स्मूथ हो जाता है। अब देखो आप लोग ऐसे देख के पता लगा सकते हो ना, ये थोड़ा सा रफ रफ दिख रहा है तो इसीलिए इसको रफ नाम दे दिया गया है, और यहाँ पे हमारा ये बिल्कुल प्लेन है, स्मूथ है, इसीलिए यहाँ पे इसको जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दे दिया गया। अब देखो यहाँ पे इनके फंक्शंस भी अलग हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसके साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है, राइबोसोम। और राइबोसोम हम लोगों ने अभी देखा था क्या काम करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस का। तो अगर हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ गया है तो यहाँ पे जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस करने लग जाता है, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि उसके साथ हमारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं। और जो हमारा स्मूथ होता है वो यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करता है, वो यहाँ पे क्या करता है, जो हमारा फैट एंड ऑयल होते हैं उनकी सिंथेसिस का यहाँ पे काम करता है। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे गोल्गी एपरेटस की, तो इसी को हम लोग जो है गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस के नियर प्रेजेंट होता है, यानी कि जो सेल होता है उसके न्यूक्लियस के पास ही में ये प्रेजेंट होता है। और बात करें तो ये यहाँ पे 4 to 6 फ्लैटेंड सैक्स को कंसिस्ट करता है, जो कि यहाँ पे सिस्टर्नी कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो, सैक्स यहाँ पे क्या होता है, सैक्स यहाँ पे बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर देख के समझ सकते हो, ये यहाँ पे कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आप लोग को, और ये यहाँ पे क्या है, एक के ऊपर एक जो है प्लेस है, तो यही यहाँ पे जो है इसी को हम लोग जो है सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा गोल्गी एपरेटस है उसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसा कि
हम लोगों ने देखा कि हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके साथ हमारा क्या अटैच था, राइबोसोम। तो वो यहाँ पे क्या करने लगा था, प्रोटीन की सिंथेसिस। तो जो प्रोटीन यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे गोल्गी एपरेटस में ट्रांसफर होने लगते हैं। यानी कि आप लोग देख रहे हो कि प्रोटीन मूव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी एपरेटस। और गोल्गी एपरेटस में जाने के बाद क्या होता है कि देखो, गोल्गी एपरेटस प्रोटीन को स्टोर भी करता है और उनको मॉडिफाई भी करता है। मॉडिफाई मतलब जो है प्रोटीन को और अच्छा बना देता है, और उसके बाद उनको जो है पूरी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है। यानी सिंपली बात करें तो देखो, आपको पता है कि सेल हमारे बहुत सारे फंक्शंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जहां जहां उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, वहां वहां जो है प्रोटीन को पहुंचाने का काम भी हमारी गोल्गी बॉडी करती है सेल के अंदर, ठीक है। और अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। यानी कि देखो, हमारी सेल के अंदर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सेल के अंदर यहाँ पे कितनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है कई सारे सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सेल के अंदर जितने भी सारे फंक्शन हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे सेल को वो सारे फंक्शन करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। यानी इसको आप लोग यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो कि सेल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे चार्जर का काम करता है। अब देखो, यहाँ पे एनर्जी मिलती कैसे है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो यहाँ पे क्या करता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का काम करता है। अब देखो यार, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, वरना काफी डीप में हो जाएगा। तो अभी आप लोगों से समझ लो कि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्या करते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और जब ये लोग यहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और यही एनर्जी को जो है यूज करके हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसी एटीपी को यूटिलाइज और यूज करके हमारा जो सेल होता है वो यहाँ पे परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज, यानी कि जो हमारी वेरियस एक्टिविटीज यहाँ पे सेल के द्वारा परफॉर्म की जाती है, तो वो यहाँ पे एटीपी को यूज करके किया जाता है, ठीक है। और एटीपी हमारा कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसीलिए क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब देखो, इसके अंदर बेसिकली दो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसमें पहला होता है हमारी आउटर मेम्ब्रेन जो स्मूथ होती है, और दूसरा होता है हमारा इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्डेड होती है। तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि इसके अंदर हमारी दो मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है। पहली हमारी आउटर मेम्ब्रेन जो यहाँ पे ऊपरी लेयर है, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा अंदर का ये वाला पार्ट है, ये हमारा क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन आप लोग देख रहे हो कैसे यहाँ पे फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है। और अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे लाइजोसोम्स के बारे में। देखो यार, ये यहाँ पे सेल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनल होता है। आप लोग इसको जो है सेल के अंदर का एटम बॉम्ब भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा भी गिर जाते हैं ना, तो यहाँ पे आप समझ लो सब कुछ जला के खत्म कर सकते हैं। यानी इसके अंदर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, ये यहाँ पे करता क्या है, ये यहाँ पे बेसिकली सेल की क्लीनिंग का काम करता है। अब इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमारा ये सेल है, ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों को पता है कि कई सारे ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोगों ने एक एक करके यहाँ पे देखा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी सेल के अंदर जो है कुछ ऑर्गेनल्स यहाँ पे बेकार हो जाते हैं, यानी अपना काम करना बंद कर देते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे उनकी जो लाइफ ड्यूरेशन है वो खत्म हो जाती है। तो अब अगर ये यहाँ पे सेल के अंदर प्रेजेंट रहे, ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी सेल को डैमेज कर सकते हैं, या फिर पूरी की पूरी सेल को खराब कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लाइजोसोम्स होता है वो यहाँ पे क्या करता है कि वो इनको डाइजेस्ट कर लेता है। डाइजेस्ट मतलब क्या होता है कि अपने अंदर जो है इनको पचा लेता है, ठीक है, और यहाँ पे सेल की साफ सफाई को मेंटेन रखता है। अच्छा देखो, इनको यहाँ पे सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसको जो है हम लोग सेल के अंदर का एटम बॉम्ब भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? अब देखो, मान लो कि चलो ठीक है, एक ऑर्गेनल ने काम करना बंद किया तो लाइजोसोम ने क्या किया, उसको डाइजेस्ट कर लिया। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे सेल के अंदर पूरे के पूरे ऑर्गेनल्स ने काम करना बंद कर दिया, यानी कि पूरी की पूरी सेल ही हमारी काम करना बंद कर दिया, फिर खराब हो गई। तो अब एक बात बताओ कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई सेल है, ठीक है, और वो यहाँ पे खराब हो चुकी है और काम करना बंद कर दी है, तो अगर यहाँ पे वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रही, तो यहाँ पे वो हमारी बॉडी के अदर सेल्स को भी तो डैमेज कर देगी, उनको भी खराब कर देगी। तो अगर कभी ऐसा होता है कि हमारी जो सेल है उसके अंदर के सारे ऑर्गेनल्स यहाँ पे काम करना बंद कर देते हैं, या फिर हमारी पूरी की पूरी सेल खराब हो जाती है, तो ये जो हमारा लाइजोसोम जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, ये यहाँ पे बर्स्ट हो जाता है, यानी कि ये यहाँ पे फट जाता है बम की तरह, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर आप लोगों को पता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, तो ये यहाँ पे क्या करते हैं कि पूरी सेल में फैल जाते हैं और उसको पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि पूरी पूरी सेल को खत्म कर देते हैं, जो हमारी ऑलरेडी बेकार हो चुकी है। सो फाइनली अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में, जो हमारे सेल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, स्फेरिकल या फिर ओवल शेप में होता है, ठीक है, और ये हमारी सेल का सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यानी सेल के अंदर यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें सबसे बड़ा साइज यहाँ पे न्यूक्लियस का होता है। अब देखो, न्यूक्लियस यहाँ पे क्या करता है कि जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि सेल के अंदर हमारी कितनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो उन सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल करने का काम करता है यहाँ पे न्यूक्लियस। देखो, जैसे हमारी बॉडी है तो उसको यहाँ पे कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है, हमारा दिमाग करता है। तो उसी तरीके से जो हमारा सेल है उसके अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो है ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यानी इसको सेल का दिमाग भी कहा जाता है। अब देखो, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसमें पहला होता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर इन्वेलप, और दूसरा होता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो इनको भी हम लोग यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर इन्वेलप की। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो हमारी लेयर प्रेजेंट होती है, जैसे हमारी सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसी तरीके से जो हमारा सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेयर होती है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर इन्वेलप के नाम से जानते हैं। देखो, इन्वेलप मतलब क्या होता है, लिफाफा। और लिफाफा क्या करता है, लिफाफा यहाँ पे कवर करने का काम
काम करता है ना, तो उसी तरीके से जो हमारा न्यूक्लियस है उसके ऊपर हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो इसको यहाँ पे कवर करके रखती है, ठीक है, यानी कवर करने का काम करती है। अब जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो यहाँ पे न्यूक्लियस को जो है साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि देखो ये हमारा होता है सेल और इसके अंदर जो हमारा सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे न्यूक्लियस को जो है, न्यूक्लियस के अंदर के जो पूरे पार्ट है तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है, यही लेयर तो कर रही है, और यही हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो इसका पहला फंक्शन ये है। और बात करें हम लोग यहाँ पे, तो जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है तो उसके बीच बीच में हमें कुछ स्पेस देखने को मिलता है। लाइक आप लोग यहाँ पे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख सकते हो, तो इसमें क्या है कि देखो हमें कुछ स्पेस देखने को मिल रहा है ना, तो ये जो स्पेस है ये यहाँ पे क्या करता है, ये यहाँ पे बेसिकली मटेरियल का ट्रांसफर अलाउ करता है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो हमारी सेल में प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जो हमारी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म के बीच में जो हमारा मूवमेंट है, अगर मान लो कोई मटेरियल का अंदर से बाहर जाना है या फिर बाहर से अंदर आना है, तो वो यहाँ पे जो है इन पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है, यानी इसके थ्रू हमारे कोई भी सब्सटेंस बाहर से अंदर भी आ सकते हैं और अंदर से बाहर भी जा सकते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में, तो ये हमारा एक लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियर एनवेलप से कवर्ड होता है, यानी कि इसको जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो कवर किया होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और ये जो इसके अंदर जितना भी पार्ट है, ठीक है, ये हमारा बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। जैसे हमारी सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, वैसे ही हमारी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये हमारा क्या क्या कंटेंट करता है, ये हमारा न्यूक्लियोलस कंटेंट करता है और क्रोमैटिन फाइबर्स। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये हमारे न्यूक्लियस का सेंटर होता है। क्रोमैटिन फाइबर्स और मटेरियल्स क्या होते हैं, ये हमारे कुछ धागे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा आप लोग देख सकते हो कि ये यहाँ पे थोड़ा फाइब्रस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो हमारी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो देखो जो हमारा ये न्यूक्लियोलस है ये यहाँ पे राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम हमारे क्या कर रहे थे, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो राइबोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन यहाँ पे न्यूक्लियोलस के थ्रू होता है, ठीक है। और जो हमारे ये क्रोमैटिन फाइबर्स आप लोग को दिख रहे हैं ये हमारे बेसिकली सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन बेसिकली हमारी सेल डिवीजन के टाइम पे होता है, तो इसको हम लोग जो है अपनी सेल डिवीजन वाले टॉपिक में अच्छे से कवर करेंगे। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी, तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अभी तक भी अगर आप लोगों ने सेल वाली वीडियो नहीं देखी है तो कुछ नहीं तो कम से कम आप लोग जो है वहाँ पे 5 मिनट से लेके 12 मिनट तक की वीडियो देख लो, तब आज की वीडियो पे आना, क्योंकि उसमें हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर हमें ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस देखने को क्यों मिलता है, यानी क्यों हमारे कुछ सब्सटेंस यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं। तो यार देखो जो हमारी सेल होती है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सेल के अंदर यहाँ पे कितनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। कोई यहाँ पे प्रोटीन बना रहा है, कोई यहाँ पे एनर्जी जनरेट कर रहा है, यानी कि जो सेल है उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म होते रहते हैं। तो उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल को यहाँ पे कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट भी पड़ सकती है। तो उसी के लिए यहाँ पे जो है जो सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर आ जाते हैं, और जिनकी जरूरत नहीं होती है उसको यहाँ पे सेल जो है अपने अंदर से बाहर भेज देता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा सेल है उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, और यहाँ पे जो सेल का सर्वाइवल होता है, यानी कि देखो अगर यहाँ पे मान लो सेल को किसी चीज की जरूरत है और वो उसको नहीं मिली तो सेल हमारी खराब होना शुरू हो जाएगी। तो उसके सर्वाइवल के लिए भी यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस का होना बहुत ही जरूरी है। अब देखो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो जैसा हम लोग को पता है ये हमारी एक सेलेक्टिव, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो जैसा हम लोग को पता है ये हमारी एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये अपने अंदर से सिर्फ कुछ सब्सटेंस को अलाउ करती है। तो इसीलिए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस में जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है वो हमें दो अलग अलग तरीकों से देखने को मिलता है, जिसमें पहला होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इन दोनों को डिटेल में देखने से पहले हम लोग यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आप लोग को पता है कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, यानी कि हमारे ऊपर भी फॉस्फोलिपिड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और नीचे भी यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि फॉस्फोलिपिड हमारा क्या होता है, जो हमारा फॉस्फेट और लिपिड से मिलकर बना होता है। तो ये जो हमारा ऊपर सर्कुलर पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा हेड पार्ट होता है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड का। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो ये होता है, ये क्या होता है हमारा, ये जो आप लोग को दिख रहा है ना यहाँ पे ग्रुप में, ये हमारा फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। ये ऊपर होता है इसका हेड और नीचे होता है हमारा टेल। तो जो हमारा हेड होता है, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था हेड हमारा क्या होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या हुआ, वाटर लविंग। और जो टेल होता है वो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक होता है, या फिर इसको हम लोग लाइपोफिलिक भी कह सकते हैं। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है कि ये वाटर को हेट करता है, और लाइपोफिलिक मतलब ये ऑयल को लव करता है। तो अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना कि अगर हमारा कोई यहाँ पे ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जो यहाँ पे वाटरी है, ठीक है, या फिर मान लो अगर हमारा वाटर ही है, ठीक है, पानी है हमारा, तो ये यहाँ पे देखो ऊपर वाला पोर्शन तो जो है हाइड्रोफिलिक है यानी वाटर लविंग है, तो ये ऊपर से तो यहाँ पे इजिली क्रॉस हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे बीच में आएगा, अंदर आएगा, तो ये हमारा हाइड्रोफोबिक है ना, बीच वाला पार्ट, यहाँ पे जो टेल वाला पार्ट है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये हमारा क्या है, हाइड्रोफोबिक है और लाइपोफिलिक है। तो यहाँ पे ये वाटर को अपने अंदर आने ही नहीं देगा, क्योंकि यार ये तो हाइड्रोफोबिक है ना, ये वाटर को बिल्कुल ही हेट करता है। तो अब यहाँ पे जो वाटर है उसका मूवमेंट तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि यहाँ से गुजरने के बाद इसको जो है बीच से भी तो गुजरना होगा, और बीच से ये पास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसको अलाउ ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए इसको जो हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जिसको चाहती है ये उसको अलाउ करती है, और जिसको नहीं चाहती है उसको यहाँ पे नहीं अलाउ करती है, ठीक है।
ठीक है। तो जो यहाँ पे वाटर हो गया या फिर कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसा हमारा ग्लूकोज हो गया, ठीक है, तो इन सबका मूवमेंट यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आसानी से नहीं होता है। तो यहाँ पे कभी कभी यार सेल को देखो इन दोनों की भी जरूरत पड़ती है या फिर ऐसे भी सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है जिनका मूवमेंट यहाँ पे आसानी से नहीं हो सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमारे इसके अंदर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा मूवमेंट होता है ये यहाँ पे दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा पैसिव और दूसरा होता है हमारा एक्टिव। तो अभी इन दोनों को जब हम लोग डिटेल में देखेंगे तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो देखो जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। यानी कि इसके अंदर जो हमारे सब्सटेंस होते हैं वो यहाँ पे सेल के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और इसके लिए हमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि ये यहाँ पे अपने आप होता है। अब इसको आप लोग बिल्कुल ऐसे समझो कि ठीक है, मान लो यहाँ पे जो है कोई ढलान है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ढलान है, ठीक है, और आप लोग यहाँ से कोई बॉल है, ठीक है, मान लो कोई बॉल है और उसको यहाँ से आप लोग छोड़ो तो क्या वो अपने आप यहाँ पे नीचे नहीं आ जाएगी? आप लोग को कोई प्रेशर देना है, अगर यहाँ पे बॉल आ गई तो यहाँ पे अपने आप जो है वो नीचे भी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अब यहाँ पे बॉल को यहाँ पे रख दो, क्या यहाँ से वो चढ़ के ऊपर जाएगी? तो यहाँ पे देखो यहाँ वाला पोर्शन क्या है, हाई है, ठीक है, और यहाँ वाला क्या है, लो है। तो हाई से लो जो है मूवमेंट अपने आप होता है, कोई भी एनर्जी नहीं रिक्वायर होती है। लेकिन अब होता है कोई भी एनर्जी नहीं रिक्वायर होती है, लेकिन अगर हम लोग को यहाँ पे बॉल को नीचे से ऊपर पहुंचाना है तो हमें जो है इसको पुश करना पड़ेगा, ठीक है, यानी एनर्जी लगानी पड़ेगी। यानी सिंपली देखो इसको आप लोग इस तरह से समझ सकते हो कि मान लो अगर हमारी बाइक है, ठीक है, यहाँ पे मान लो हमारी बाइक खड़ी हुई है और बाइक को हम लोग यहाँ से ऊपर से नीचे लाएंगे, ठीक है, तो हम लोग अगर एक्सीलेटर नहीं भी लेंगे तो भी बाइक नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर नीचे से ऊपर चढ़ानी है बाइक को तो एक्सीलेटर लेना पड़ेगा ना, अपने आप तो चढ़ नहीं जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मूवमेंट हाई से लो होता है, ठीक है, हाई से लो होगा तो एनर्जी नहीं लगेगी, अगर लो से हाई होगा तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे जो हमारा पैसिव होता है उसमें हमारा क्या होता है, हाई से लो होता है, यानी इसके अंदर कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत ही आराम से मूवमेंट अपने आप हो जाता है। अब इसके अंदर भी हमारे तीन टाइप होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा होता है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और तीसरा होता है हमारा ऑस्मोसिस। तो इन तीनों को भी हम लोग यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। तो जैसा इसका नाम ही है सिंपल, वैसे ही यहाँ पे जैसा हम लोगों ने पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखा था कि मूवमेंट क्या होता है, हाई से लो, तो इसमें सिंपली हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। देखो सबसे पहले आप लोग ये समझो कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कौन यहाँ पे कितनी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा कि हमारा सब्सटेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और लो का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे बहुत कम अमाउंट में होगा उसको यहाँ पे लो बोलेंगे। और यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हाई से लो मूवमेंट होता है। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और यहाँ पे बहुत कम है, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, ये अपने आप जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो जो हमारा सिंपल डिफ्यूजन होता है उसके अंदर जो यहाँ पे बहुत ही स्मॉल सब्सटेंस होते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे सब्सटेंस होते हैं, या फिर जो हमारी गैसेज होती हैं लाइक हमारा O2 हो गया, CO2 हो गया, उनका मूवमेंट हमें यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू देखने को मिलता है। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। तो देखो जैसा इसका नाम है क्या है, फैसिलिटेड, यानी कि इसको डिफ्यूज होने के लिए थोड़ी फैसिलिटी देनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो मूवमेंट तो यहाँ भी हाई से लो होगा क्योंकि टाइप तो हमारा ये पैसिव का ही है ना, और पैसिव के अंदर क्या होता है, हाई से लो, तो मूवमेंट तो यहाँ हाई से लो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर हमें कुछ कैरियर देना पड़ रहा है, यानी कि इसको हमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी देने की जरूरत पड़ती है। अब देखो इसको हम लोग यहाँ पे सिंपली ऐसे समझते हैं कि जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था, ठीक है, तो उसमें हमें कुछ प्रोटीन के बारे में मैंने कहा था कि आप लोग को आज की वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो में अब हम लोग को पता चलेगा कि ये प्रोटीन्स क्यों प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हमारे प्रोटीन्स बीच बीच में होते हैं ना, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन ही हमारे बेसिकली यहाँ पे फैसिलिटी देने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका मूवमेंट यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आसानी से नहीं हो सकता, वो यहाँ पे हमारी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू मूव करते हैं। अब देखो इसके अंदर जो हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो यहाँ पे साइज में थोड़े बड़े होते हैं, जो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस नहीं कर सकते, वो यहाँ पे क्या होता है कि इन प्रोटीन्स आके बाइंड हो जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ पे इसके थ्रू होते हुए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं। अब देखो इसमें जो हमारे प्रोटीन होते हैं, ठीक है, तो पहले हमें उनका शेप जो है इस टाइप में देखने को मिलता है, यानी कि इनका जो माउथ होता है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ ओपन होता है। तो क्या होता है कि जो हमारा सब्सटेंस होता है वो यहाँ पे इसमें आके बाइंड हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इसका माउथ यहाँ पे बंद हो जाता है, ठीक है, और सब्सटेंस हमारा इसमें फंस जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो हमारे प्रोटीन होते हैं थोड़ी देर बाद इनका जो शेप होता है वो कुछ ऐसा हो जाता है, यानी कि ये जो है अंदर की तरफ ओपन हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, सब्सटेंस हमारा सेल के अंदर पहुंच जाता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे फिगर में देख रहे हो कि जो प्रोटीन है पहले उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ऊपर की तरफ ओपन है, ठीक है, और थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो इसके अंदर आके बाइंड हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, प्रोटीन का जो माउथ होता है वो हमारा सेल के अंदर की तरफ ओपन हो जाता है। तो हमारा जो सब्सटेंस होता है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन, यानी कि सेल के बाहर के रीजन से हमारी सेल के अंदर यहाँ पे पहुंच जाता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब क्या हुआ, सेल के बाहर, और इंट्रा सेल्यूलर का मतलब सेल के अंदर।
अब देखो इसमें जो हमारा तीसरा टाइप होता है वो होता है हमारा ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन तो सिंपली होती है कि ये हमारा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेल के अंदर हमारा सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट हमारा यहाँ पे वाटर होता है। तो जो हमारा ऑस्मोसिस होता है वो हमारा सिंपली होता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब हमारा वाटर मॉलिक्यूल सेल के बाहर से सेल के अंदर आता है या फिर सेल के अंदर से सेल के बाहर जाता है तो उसी को हम लोग यहाँ पे ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। यानी सिंपली आप लोग समझ लो कि ये हमारा मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो जैसा इसका नाम है एक्टिव, तो इसके लिए सेल को एक्टिवेट होना पड़ता है, यानी इसके लिए सेल को एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो मूवमेंट होता है वो लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ होता है। तो जैसा हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई चीज हाई से लो है तो वो तो अपने आप हो जाती है, लेकिन अगर लो से हाई है तो उसको हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और इसीलिए यहाँ पे जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो एनर्जी होती है वो मिलती कहाँ से है, वो मिलती है यहाँ पे एटीपी से। ठीक है, मेनली यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो जब एटीपी का यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, यानी एटीपी हमारा जब ब्रेक होता है तो उससे यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है जो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होती है। अब देखो ये भी हमारा बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बात करें हम लोग यहाँ पे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो एटीपी के ब्रेकडाउन से मिलती है। ठीक है, और इसके लिए भी हमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अब देखो एक चीज आप लोग सिंपली समझो कि जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर हमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत तो पड़ती है। ठीक है, यानी इसके अंदर हमारे ऐसे सब्सटेंस का मूवमेंट ही होता है जो सेल को आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते। तो पहली बात तो इसको प्रोटीन चाहिए ही होगा, और उसके बाद एनर्जी भी लगानी पड़ेगी। देखो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे डिफ्यूजन में भी होती है, जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है उसमें भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। लेकिन जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है और उसके साथ साथ हमें एनर्जी भी देनी पड़ती है। ठीक है, तो सिंपल है। अब देखो जो हमारा एटीपी होता है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी में जितना एटीपी प्रोड्यूस होता है उसका 40% यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही यूज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें इसके एग्जांपल की, तो जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो जो हमारे सोडियम आयंस होते हैं, यानी कि जो हमारा Na+ होता है, ठीक है, तो वो सेल के अंदर बहुत कम होता है और सेल के बाहर बहुत ज्यादा होता है। यानी कि जो हमारा सेल का एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन होता है वहां पे सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, यानी हाई कंसंट्रेशन होती है, और सेल के अंदर इसकी लो कंसंट्रेशन होती है। और वहीं पे जो हमारा पोटेशियम आयन होता है, यानी कि जो हमारा K+ होता है, वो सेल के बाहर कम होता है और सेल के अंदर ज्यादा होता है। ठीक है, तो सेल के बाहर इसकी लो कंसंट्रेशन होती है और सेल के अंदर इसकी हाई कंसंट्रेशन होती है। तो मूवमेंट यहाँ पे जो है हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैसा देखने को मिलता है, लो टू हाई। तो देखो अब हमारा जो सोडियम होता है उसको यहाँ पे लो टू हाई अगर करना है तो अंदर से बाहर जाना पड़ेगा। देखो अंदर सोडियम क्या है, लो है, और बाहर हाई है। और यहाँ पे पोटेशियम के केस में क्या है, बाहर लो है और अंदर हाई है। अब देखो इसको हम लोग सिंपली ऐसे समझते हैं कि मान लो ये हमारी कोई सेल है, ठीक है, और इसके अंदर जो हमारा सोडियम है, ठीक है, वो यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में है। ठीक है, और बाहर अगर बात करें तो सोडियम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, Na+ भरा पड़ा है बाहर। ठीक है, यानी कि जो सेल का एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन है वहां बहुत सारा सोडियम है और इंट्रा सेल्यूलर रीजन में बहुत कम है, यानी यहाँ जो है इसकी लो कंसेंट्रेशन है और यहाँ क्या है, हाई है। लेकिन वही बात करें तो जो हमारा K+ यानी कि पोटेशियम है वो सेल के बाहर बहुत कम है। ठीक है, सेल के बाहर यहाँ पे बहुत कम है और सेल के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यानी सेल के अंदर जो है K+ यानी पोटेशियम बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे मूवमेंट कैसी होती है, लो से हाई। तो यहाँ पे देखो सोडियम लो कहाँ है, लो है यहाँ पे सेल के अंदर, और हाई कहाँ पे है, सेल के बाहर। यानी कि जो हमारा सोडियम है उसका मूवमेंट कैसा होगा, सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ। और वहीं पे जो हमारा पोटेशियम आयन है वो यहाँ पे ज्यादा कहाँ है, ज्यादा है सेल के अंदर, और लो कहाँ है, लो है सेल के बाहर। तो इसकी मूवमेंट कैसी होगी, इसकी होगी बाहर से अंदर की तरफ। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव में क्या होता है, लो से हाई। तो K+ यहाँ पे बाहर से अंदर आएगा और Na+ यहाँ पे क्या होगा, अंदर से बाहर जाएगा। यानी इसको अगर हम लोग ऐसे सिंपली समझे, यानी ये मान लो अगर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा Na+ है, ठीक है, उसकी मूवमेंट यहाँ पे अंदर से बाहर हो रही होगी, और जो हमारा K+ है उसकी मूवमेंट यहाँ पे बाहर से अंदर की तरफ हो रही होगी। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे इस फिगर से समझते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा कैरियर प्रोटीन है उसका माउथ यहाँ पे अंदर की तरफ ओपन होगा, और क्या होगा कि जो हमारा Na+ है वो यहाँ पे इससे आके बाइंड हो जाएगा। अब देखो इसमें जो आप लोग को ये चीज दिख रहा है, तो ये वाला जो साइड है, ये वाला, ये यहाँ पे Na+ को बाइंड करने के लिए होता है, और जो ये वाली साइड है ये यहाँ पे K+ को बाइंड करने के लिए होती है। ठीक है, इसीलिए देखो ये यहाँ पे गोल है और ये यहाँ पे थोड़ा आप लोग को ट्रायंगुलर शेप में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा K+ है इसीलिए ट्रायंगल में है, क्योंकि ये जो है इसके साथ बाइंड होगा। अभी हम लोग देख लेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि Na+ क्या होगा, इससे आके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और हम लोगों ने जैसा देखा था कि हमें क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी कैसे मिलेगी, एनर्जी मिलेगी एटीपी से। देखो एटीपी का मतलब क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, यानी कि इसमें हमें 3 फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो हमारा जो सोडियम है, ठीक है, वो यहाँ पे इससे आके जुड़ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, इसका जो माउथ अंदर की तरफ ओपन था वो यहाँ पे बाहर की तरफ ओपन हो जाएगा, और जो हमारा एटीपी था, यानी जो हमारा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, वो यहाँ पे क्या होगा,
ब्रेक होगा, हम लोगों ने क्या देखा था कि एटीपी के ब्रेकडाउन से एनर्जी मिलती है, तो एटीपी यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा किसमें, तो जब ब्रेक होगा तो इसका जो एक फॉस्फेट है, ठीक है, वो यहाँ पे इससे आके जुड़ जाएगा और इसको जो है एनर्जी मिलने लगेगी, ठीक है। और ये जो हमारा एटीपी था वो यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि एडीपी में। डाइफॉस्फेट का मतलब क्या होगा कि अब इसके पास सिर्फ 2 फॉस्फेट बचते हैं, ठीक है। तो देखो उसके बाद क्या होगा कि जब इसका माउथ यहाँ पे ऊपर की तरफ ओपन हुआ तो यहाँ पे Na+ देखो बाहर हो गए, और उसके बाद जो K+ यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट थे वो यहाँ पे क्या हुआ, इससे आके जुड़ गए, और उसके बाद क्या हुआ कि जब K+ यहाँ पे जुड़ गए तो ये फिर से जो है अंदर की तरफ ओपन हो गया, और अंदर की तरफ ओपन होने के बाद क्या हुआ, K+ यहाँ पे रिलीज हो गए, और उसके बाद जो हमारी प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, और जो हमारा एटीपी ब्रेक हुआ था यानी कि जो फॉस्फेट ग्रुप इससे अलग हुआ था वो फिर से आके इससे जुड़ जाता है, और हमारा एटीपी फिर से यहाँ पे अलग हो जाता है। तो यार आई होप कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझ रहे होंगे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हम लोग इसको एक बार थोड़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज और है कि जो Na+ है, ठीक है, वो 3 एक बार में बाहर जाते हैं, और जो यहाँ पे K+ है यानी पोटेशियम है वो यहाँ पे 2 अंदर आता है, यानी 3 Na+ बाहर जाते हैं और 2 K+ अंदर आता है। ये हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है, बट यहाँ पे थोड़ा हम लोग सिंपली देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सोडियम जो है सेल के अंदर कम था और सेल के बाहर ज्यादा था, तो लो से हाई मूवमेंट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि सोडियम यहाँ पे अंदर से बाहर की तरफ मूव हो गया, और जो हमारा K+ था वो यहाँ पे क्या था, सेल के अंदर ज्यादा था और बाहर कम था, तो यहाँ पे क्या होगा, लो टू हाई मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे जो हमारा पोटेशियम है वो यहाँ पे इससे आके बाइंड हुआ और हमें सेल के अंदर देखने को मिल गया, और मूवमेंट हमारा कैसा हुआ, लो टू हाई। और लो टू हाई करने के लिए क्या हुआ, एनर्जी देनी पड़ी। एनर्जी हम लोगों ने कैसे दी, एनर्जी मतलब हम लोगों ने नहीं दी एनर्जी, सेल ने कैसे ली, सेल ने ली यहाँ पे एनर्जी एटीपी से, ठीक है। एटीपी से एनर्जी कैसे ली, जब एटीपी यहाँ पे ब्रेक हुआ किसमें, एटीपी यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में, ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अलग हो गया। तो फाइनली अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो देखो जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पे एनर्जी एटीपी से लेता है, और जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से एनर्जी लेता है, ठीक है, जो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा ही जनरेट होता है, ठीक है। यानी कि जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हमें देखने को मिलता है उसकी जनरेशन यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही होती है, और वही यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में बाद में यूज कर लिया जाता है। अब देखो ये यहाँ पे क्रिएट कैसे होता है, यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, ठीक है, और पोटेंशियल यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज के डिसबैलेंस की वजह से जनरेट होता है। अब इसके अंदर भी हमारे 2 टाइप होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा सिम्पोल्टर और दूसरा होता है हमारा एंटीपोल्टर। तो देखो जो हमारा सिम्पोल्टर होता है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 2 अलग अलग सब्सटेंस का पहली बात मूवमेंट होता है, लेकिन जो मूवमेंट है वो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में होता है। तो जैसा आप लोग यहाँ पे फिगर में देख रहे हो कि ए और बी 2 अलग अलग सब्सटेंस है, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में यानी कि अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा एंटीपोल्टर होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो सब्सटेंस होता है वो यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि जो 2 सब्सटेंस होते हैं वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हो कि ए हमारा बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक है, और बी हमारा अंदर से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।